वेलकम टू द इलेक्ट्रो क्लासेस। आई एम लोकेंद्र कुमार और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वन शॉट ऑफ यूनिट 3। यहाँ आज हम क्विकली जो यूनिट 3 का रिवीजन करने वाले हैं कि हमें यूनिट 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आपके जो सब्जेक्ट हैं सेकंड सेमेस्टर के वो भी आपको प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से ऑपरेट करता है, तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ऑपरेट करता है और जो आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है प्राइमरी से सेकेंडरी पे वो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू होती है। अब ये सेक्शन देख रहे हैं, ये आपका कोर है। कोर के लिंब पर आपकी प्राइमरी साइड की बाइंडिंग बाउंड की गई है। ठीक है, अब यहाँ आपने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया हुआ है जो आपका एक साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स है। ये नंबर ऑफ टर्न्स आपके एनपी हैं और ये आपके एनएस है। यहाँ वोल्टेज जो आपका इंड्यूस होगा दैट इज ईएस और ये आपका ईपी। कोर के अंदर जो फ्लक्स सेटअप होगा दैट इज द फाई एम। अब एनर्जी आपकी कैसे ट्रांसफर होती है, आपने अप्लाइड वोल्टेज किया हुआ है जो आपका एक साइनसोइडल वोल्टेज है। वोल्टेज अप्लाई करने के बाद प्राइमरी वाइंडिंग में एक करंट फ्लो करेगी। ये करंट आपके प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स में फ्लो करेगी तो वहां आपका एनआई बनेगा जिसको आप एमएमएफ बोलते हो। और ये एमएमएफ आपके कोर में जो रिक्वायर्ड फ्लक्स है उसको सेटअप करेगा। ये फ्लक्स की जो नेचर होगी वो भी आपकी अल्टरनेटिंग होगी और जब ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स आपके नंबर ऑफ टर्न्स को लिंक करेगा तो वहां आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ ईपी करेगा जिसकी पोलरिटी आपके अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट होगी। और जब ये फ्लक्स आपके सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स N2 को कट करेगा तो वहां आपका सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ ई एस करेगा। अगर आपके लोड सेकेंडरी साइड पे कोई लोड कनेक्टेड है तो आपकी करंट फ्लो करेगी सेकेंडरी साइड पे और आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। प्राइमरी साइड पे जो आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन होता है और सेकेंडरी साइड पे जो आपका ई एस प्रोड्यूस हुआ था वो ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन होता है। अब इसको आपको लिखना कैसे है, तो इसको लिखने के लिए हमने आपको पॉइंट्स वाइज यहाँ चीजें बताई हुई हैं। आप इनको याद कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कैन ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट ऑन डीसी, तो इसका आंसर होता है नो। ट्रांसफॉर्मर डीसी पे ऑपरेट नहीं करता है क्योंकि डीसी में जो पोलरिटी है वो फिक्स है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स है। मीन आपने वोल्टेज अप्लाई करोगे, करंट बनेगा, एमएमएफ बनेगा और फ्लक्स बनेगा। ये आपका कांस्टेंट नेचर का होगा और जब कांस्टेंट नेचर का फ्लक्स E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी इसमें आएगा तो ये डी फाइव बाई डी टी जीरो हो जाएगा। मीन आपका प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड पे कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। मीन जब आपका E1 और E2 प्रोड्यूस नहीं होगा तो सेकेंडरी साइड में कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर डीसी पे ऑपरेट नहीं करता है। इसके बाद अगर हम ट्रांसफॉर्मर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोर टाइप, दूसरा आपका सेल टाइप। ठीक है, कोर टाइप और सेल टाइप में ये कुछ कंपैरिजन है जिसको आप देख सकते हैं। कोर हैज ओनली वन विंडो, ये आप कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप अपने एग्जाम पॉइंट से इन पॉइंट को याद रख सकते हैं। एप्लीकेशन क्या क्या है ट्रांसफॉर्मर की, तो ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को करंट को मेजर करने के लिए। थ्री फेज और सिंगल फेज में एज ए सीटी यूज किया जाता है। वोल्टेज को मेजर करने के लिए एज ए पीटी यूज किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ पावर करता है, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी करता है और मेजर इम्पीडेंस मैचिंग में आप ट्रांसफॉर्मर की एप्लीकेशन को यूज करते हैं। इसके बाद कंडीशन आती है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर एक इमेजनरी ट्रांसफॉर्मर है जिसमें कोई कॉपर लॉस नहीं होगा, कोई आयरन लॉस नहीं होगा, कोई लीकेज नहीं होगा। और इन अदर वर्ड अगर हम कहें तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर गिव द आउटपुट एग्जैक्टली इक्वल टू द इनपुट। इफिशियंसी आपकी 100% होगी। एक्चुअली इट इज इम्पॉसिबल टू हैव सच ट्रांसफॉर्मर इन प्रैक्टिस बट आइडियल ट्रांसफॉर्मर मॉडल मेक्स प्रॉब्लम्स इजी। तो ये कुछ कंडीशन है आइडियल ट्रांसफॉर्मर की। 2 नंबर में आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर की कंडीशंस क्या होंगी। इसके बाद हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया है कि फेजर डायग्राम क्या होगा, लेकिन इससे फेजर डायग्राम जाने से पहले हम एक ईएमएफ इक्वेशन देखते हैं। ईएमएफ इक्वेशन हमने करी है नहीं,
ईएमएफ इक्वेशन यहाँ नहीं है, तो एक ईएमएफ इक्वेशन को ड्राइव कर लेते हैं। तो ईएमएफ इक्वेशन को अगर हम ड्राइव करें, क्योंकि वहाँ आपसे ईएमएफ इक्वेशन जरूर पूछी जाती है, तो ईएमएफ इक्वेशन को करने के लिए हम जो हमारा फ्लक्स साइनसोइडल प्रोड्यूस हुआ था उसको मान लेते हैं कि ये आपका फ्लक्स है टी, और ये आपकी फाई है, जो आपकी फाई मैक्स है, जीरो टी, ये टी बाई टू मान लेते हैं और इसको टी मान लेते हैं। क्वार्टर साइकिल में ये 1/टी है। तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, तो अब यहाँ मान लेते हैं कि जो आपका E1 है वो आपकी प्राइमरी साइड पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये आरएमएस वैल्यू है। E2 आपका सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ है। N1 प्राइमरी टर्न है। N2 सेकेंडरी टर्न है। ठीक है जी। 5M मैक्सिमम फ्लक्स है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। अगर हम सिंगल टर्न लेते हैं, सिंगल कंडक्टर, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो E प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी के। अगर हम यहाँ से डी फाइव की वैल्यू निकालते हैं तो डी फाइव कितना आएगा, डी फाइव आएगा फ्लक्स में कितना चेंज हुआ, कंसिडर 1/4 ऑफ फ्लक्स साइकिल। तो डी फाइव हो जाएगा आपका 5m माइनस जीरो यानी कि 5m। डी टी कितना चेंज हो जाएगा, ये 4 है, तो ये आ जाएगा t/4 माइनस जीरो यानी कि t/4। तो यहाँ से अगर हम e की वैल्यू लिखते हैं तो 5m अपॉन t/4 यानी कि 4 5m अपॉन t, और t इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो e इज इक्वल टू हो जाएगा 4f 5m। ठीक है जी। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अगर हम इसकी बात करें एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अगर हम आरएमएस की वैल्यू बात करते हैं तो फॉर्म फैक्टर होता है के एफ इक्वल टू आरएमएस अपॉन एवरेज। ठीक है जी। तो आर एम साइनसोइडल फंक्शन के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है आपके पास, उसकी वैल्यू होती है आपके पास 1.11 इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू हमने मानी हुई है ई, अपॉन एवरेज वैल्यू 4 पॉइंट, ये आई थी हमारे पास 4f 5m। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4.44f 5m। अगर प्राइमरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, प्राइमरी साइड टर्न, तो E1 की वैल्यू हो जाएगी 4.44f 5m, और N2 सेकेंडरी साइड टर्न है, तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 4.44f 5m N2। तो इस तरीके से हम जो ईएमएफ इंड्यूस है उसके लिए जो इक्वेशन है वो ड्राइव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन। तो ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है ये आपका आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए एट नो लोड कंडीशन के लिए है, और ये जो डायग्राम है ये आपका प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट नो लोड। नो लोड का मतलब है कि सेकेंडरी साइड आपकी ओपन सर्किट है। तो आइडियल के केस में जो आपकी नो लोड करंट होगी वो केवल मैग्नेटाइजिंग करंट होगी, आई नॉट इक्वल टू आई एम। ठीक है। यहाँ आपके पास जो नो लोड कंपोनेंट होगा वो दो काम कर रहा होगा, एक कोर लॉस को सप्लाई कर रहा होगा आईसी, और एक आई एम है। ठीक है। आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आई सी स्क्वायर प्लस आई एम, और आई नॉट नो लोड कंपोनेंट, आई सी कोर लॉस कंपोनेंट, आई एम आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। आई सी की वैल्यू आई नॉट कॉस फाई नॉट, एंड आई एम इक्वल टू आई नॉट साइन फाई नॉट।
अब हम बात करें ट्रांसफॉर्मर एट लोड कंडीशन। तो ये हमने फिगर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है रजिस्टिव लोड के लिए, ये आपका इंडक्टिव लोड के लिए, ये आपका कैपेसिटिव लोड के लिए। तो हमारे पास आप देख रहे होंगे कि ये जो कंडीशन है ये रजिस्टिव लोड में, तो वोल्टेज आपका और करंट सेम फेज में है। यहाँ से आपका I2 अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जब आपके लोड कनेक्ट होगा तो एक I2 करंट फ्लो करेगी, और I2 करंट जब फ्लो करेगी तो ये क्या होगा, यहाँ भी I2 N2 क्रिएट होगा, जो आपका सेकेंडरी साइड में MMF बनाएगा, और ये फिर से फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, और ये फ्लक्स आपके मेन फ्लक्स को रिड्यूस करेगा। तो सेम अमाउंट को, जो कोर में फ्लक्स है उसको कांस्टेंट बनाए रखने के लिए प्राइमरी साइड के जो सोर्स लगा हुआ है उससे एक एक्स्ट्रा करंट ली जाएगी, जो इसके इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करे। तो वो करंट कितनी होगी, वो I2 डैश होगी। तो हमने यहाँ I2 डैश ड्रॉ किया है I2 के अपोजिट में। तो I2 डैश और I नोट मिलके आपका I1 बना रहा है। ठीक है, यहाँ आपका इंडक्टिव लोड था तो करंट वोल्टेज से लैग कर रही है 5 एंगल, तो ये इसके अपोजिट में I2, इन दोनों की रिजल्टेंट से I1। सिमिलर तरीके से कैपेसिटीज में करंट जो होगी वो लीड करेगी। तो ये डायग्राम आपके बनते हैं, तो ये आपसे पेपर में बनवा लिए जाते हैं। सिमिलर तरीके से प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में हम जितनी भी कंडीशन हमने आइडियल मानी थी वो सारी की सारी यहाँ प्रेजेंट हो जाती है। रेजिस्टेंस भी होगा, लीकेज रिएक्टेंस भी होगा, कोर लॉस भी होंगे, इफिशिएंसी भी 100% नहीं होगी। तो हमने यहाँ दो इक्वेशन लिखी थी, V1 इक्वल टू E1 प्लस I1 R1 प्लस JX1। इसको हमने E1 को V1 डैश मान लिया, E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 R2। तो हमने जब इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ किया तो E1 और V1 में एक एंगल निकल के आया, इसी तरीके से E2 और V2 में एक एंगल निकल के आया। तो यहाँ हमने जो फेजर डायग्राम ड्रॉ किए थे, सबसे पहले हमने व्हाइट लाइन ड्रॉ की जो मेन थी, उसके बाद हमने वोल्टेज को ड्रॉ किया। वोल्टेज के अपोजिट में एक I2 करंट, I2 और I नोट के रिजल्टेंट से I1, B1 से I1 के पैरेलल में I1 R1 और J I1 X1, इसको हमने मिला दिया दिस V1। सिमिलर तरीके से V2 से I2 के पैरेलल I2 R2, और यहाँ से 90 डिग्री, ये रेजिस्टिव लोड था इसलिए वोल्टेज और करंट सेम फेज में। यहाँ वोल्टेज और करंट 90 डिग्री वो फाई एंगल से लैग कर रहा है, तो ये वाला एंगल ये इंडक्टिव लोड के लिए, और ये आपका कैपेसिटिव के लिए। अगर आपको ये देखना है कि कैसे हुआ है, तो आप ट्रांसफॉर्मर यूनिट नंबर 3 के जो हमने लेक्चर्स आपको अपलोड किए हुए हैं उसमें ये प्रॉपर एक्सप्लेन किए हुए हैं कि किस तरीके से हमने इनको बनाया हुआ है। इसके बाद ये आपके न्यूमेरिकल्स हमने बताए हैं, जो आपको न्यूमेरिकल्स पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ है, ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज 1000 टन ऑन प्राइमरी एंड 200 टन्स ऑन द सेकेंडरी, नो लोड करंट इज इतने, पावर फैक्टर दिस, कैलकुलेट द प्राइमरी करंट एंड पावर फैक्टर व्हेन सेकेंडरी करंट इज दिस। तो हमें पता है प्राइमरी करंट होती है I1 इक्वल टू I नोट प्लस I2 डैश, तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली। अब I2 डैश इक्वल टू होता है K इंटू I। ठीक है, तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली दिस, आई नोट यहाँ में, तो cos फाई नोट, यहाँ से फाई नोट की वैल्यू निकाल ली, आई नोट वैल्यू आ गई हमारे पास। ये हमें पता है दिस, हमने पुट करा, यहाँ से हमने आंसर निकाल लिया। तो इस तरीके से ये आपके, ये आपका न्यूमेरिकल्स है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको जरूर एक बार देख लें। इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट से आपसे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कराया गया था। तो ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है ये आपके ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, जिसमें आपके प्राइमरी साइड में आपने वोल्टेज अप्लाई किया, करंट फ्लो करी, रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, कोर ब्रांच के पैरामीटर, आरसी कोर लॉस रेजिस्टेंस, एक्स नॉट मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, आई एम मैग्नेटाइजिंग करंट, आरसी कोर लॉस कंपोनेंट करंट, आई नॉट नो लोड करंट, और आई टू डैश काउंटर बैलेंस करंट। E1 आपका प्राइमरी साइड में इंड्यूस्ड ईएमएफ है, E2 आपका सेकेंडरी साइड में इंड्यूस्ड ईएमएफ है। सेकेंडरी साइड में जो करंट फ्लो करेगा I2 R2 X2। ये हमने जब इक्विवेलेंट सर्किट को रेफर किया है प्राइमरी में, तो जब हम प्राइमरी साइड में रेफर करते हैं तो हम R X Z को K स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, E और V को K से डिवाइड करते हैं, I में हम K से मल्टीप्लाई करते हैं। K की जो वैल्यू होती है वो V2 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 होती है। तो जब हम प्राइमरी रेफर करते हैं तो प्राइमरी साइड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है R1E इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश, X1E इक्वल टू X1 प्लस X2 डैश। सिमिलर तरीके से Z1E इक्वल टू Z1E प्लस JX
ई हो। तो जिस भी क्वांटिटी को जिस भी साइड हमें रेफर करना होता है तो अदर साइड की जो क्वांटिटी होती है वो डैश से रिप्रेजेंट की जाती है। ये आपका सेकेंडरी साइड पर रेफर करने के लिए है। तो सिमिलर तरीके से आर एक्स जेड ई वी यहाँ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ के से, और यहाँ के से डिवाइड होगा। तो यहाँ आर ई टू एक्स ई टू एंड जेड ई टू की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ये हमने एक न्यूमेरिकल किया हुआ है इक्विवेलेंट सर्किट पे। उन सेम फॉर्मूलों को यूज करके आप इस न्यूमेरिकल को देखिए। ये पेपर में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। टीसीएल आपके टोटल कॉपर लॉस है जो यहाँ लिखे हुए हैं। फिर ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट पे बेस्ड दूसरा न्यूमेरिकल्स है। फिर यहाँ से आपके पास 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन करने के लिए नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड अपॉन नो लोड वोल्टेज E2 माइनस V2 अपॉन E2। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज I2 RE2 cos फाई प्लस I2 XE2 sin फाई अपॉन E2। ये आपका लैगिंग के लिए है, ठीक है। अगर हम इसको लिखें तो प्लस माइनस हम लिख सकते हैं यहाँ। यहाँ आपका प्लस होगा, ये लैगिंग के लिए है, और ये माइनस होगा, ये आपका लीडिंग के लिए है। फिर यहाँ से जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो ये कंडीशन होती है tan फाई इज इक्वल टू माइनस आर ई टू अपॉन एक्स ई टू। तो आपसे कई बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको ओमिक ड्रॉप गिवन है, रिएक्टेंस ड्रॉप गिवन है, और आपसे वोल्टेज रेगुलेशन पूछ लिया है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला सीधे सीधे आई टू आर ई टू अपॉन ई टू कॉस फाई टू प्लस आई टू एक्स ई टू अपॉन ई टू साइन फाई टू। यहाँ हमने परसेंटेज आर की वैल्यू रख दी 1, पावर फैक्टर 0.8, रिएक्टेंस 5% 5 इंटू दिस 6, cos फाई की वैल्यू 0.8 है तो sin फाई की हमने निकाल ली, तो इस यहाँ से ये वैल्यू आ जाती है। अगर आपको लीडिंग के लिए निकालना है तो लीडिंग के लिए केवल माइनस साइन हो जाता है और वैल्यू पुट करके ये वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर लॉसेस। तो ट्रांसफॉर्मर लॉसेस आपके 2 टाइप के हैं, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। हिस्टैरिस आयरन लॉस को अगर आप डिवाइड करें तो कांस्टेंट लॉस और एडी करंट लॉस। ये लॉसेज आपके कांस्टेंट लॉसेज कहलाते हैं, ये आपके वेरिएबल लॉसेज कहलाते हैं। आयरन लॉस आपके वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होते हैं और कॉपर लॉस आपके करंट के प्रोपोर्शनल होते हैं। आयरन लॉस ये मेंशन किए हुए हैं यहाँ। आपको ये इक्वेशन याद रखनी है क्योंकि ये 2 नंबर में आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये इक्वेशन को आप याद कर सकते हैं। आयरन लॉस को आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो यूजिंग सिलिकॉन स्टील मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। एडी करंट लॉसेस के लिए आप ये इक्वेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप कैसे मिनिमाइज करेंगे, तो कोर को लैमिनेट करके हम कोर एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज कर लेते हैं। ये आपके कॉपर लॉस है, जिसको आप लिखते हैं पी सी इक्वल टू आई वन स्क्वायर आर वन प्लस आई टू स्क्वायर आर टू। हम कॉपर लॉस के लिए ये फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं। फिर आपके पास इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी के लिए जो आपको फॉर्मूला याद करना है वो ये है। ये आपका फुल लोड कंडीशन के लिए है, और ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपका पर्टिकुलर लोडिंग के लिए है, जहाँ एक्स बी टू आई टू कॉस फाई टू अपॉन एक्स बी टू आई टू कॉस फाई टू प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू है। तो x इक्वल टू 1 फॉर फुल लोड, हाफ हाफ लोड के लिए 3/4, 3/4 लोड के लिए 80% के लिए 0.8। तो यहाँ से आप कंडीशन निकालते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। आपने एफिशिएंसी लिया, फंक्शन है, इसको आपने डी ईटा अपॉन आई टू किया, फिर आपने डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो कंडीशन निकल के आई वो कंडीशन आपके पास ये है जो आपकी मैक्सिमम कंडीशन के लिए है कि कॉपर लॉस जब आपके आयरन लॉस के इक्वल हो जाएंगे तो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर करेगी। उस कंडीशन के लिए जो फॉर्मूला होगा दैट इज ईटा मैक्स इक्वल टू एक्स बी टू आई टू कॉस फाई टू अपॉन एक्स बी टू आई टू कॉस फाई टू प्लस 2 पी आई। दूसरा आपके पास करंट पर्टिकुलर लोडिंग पे अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आई टू एफ एल इंटू अंडर रूट पी आई अपॉन पी सी यू, परसेंटेज लोडिंग के वी ए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी अपॉन के वी ए रेटिंग और अंडर रूट पी आई अपॉन पी सी यू फुल लोड। KVA at maximum efficiency is equal to KVA rating into under root PI upon PCU full load। यहाँ आपका एक इफिशियंसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है जो सीधे सीधे आपका फॉर्मूला बेस्ड है। हमने इफिशियंसी का फॉर्मूला लगाया, फुल लोड के लिए x की वैल्यू 1,
फुल लोड एफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली, फिर हमने हाफ लोड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये देखिए, फिर आपने केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट किया, फिर हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट किया। बस इसमें यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये जो हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी का केवीए कैलकुलेट किया था, इसी को हमने यहाँ यूज किया है। फिर हमने परसेंटेज लोडिंग कैलकुलेट की है। तो इस तरीके से आपके पास एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल हो जाता है। यहाँ आपका फिर से वही सेम टाइप का न्यूमेरिकल्स है, आप देख सकते हैं। ये दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल है। यहाँ एफिशिएंसी आपको डिफरेंट केस में दी हुई, तो केस नंबर 1 में आपकी जो एफिशिएंसी ली है, वहां से हमने एक इक्वेशन बना ली। फिर आपको दूसरे केस को यूज करके दूसरी इक्वेशन बना ली, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमारे पास पीआई और पीसीयू कैलकुलेट होके आ गए। और पीआई पीसीयू आपके पास कैलकुलेट है फुल लोड के लिए, हमें हाफ लोड के लिए कैलकुलेट करना है। तो आयरन लॉस की वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर लोड के लिए वो सेम रहती है। तो हाफ लोड और फुल लोड के लिए वैल्यू सेम है, लेकिन कॉपर लॉस हाफ लोड पे रिड्यूस हो जाएंगे। तो हमने एक्स स्क्वायर इंटू पीसीयू फुल लोड किया, तो ये आपके यहाँ हाफ लोड पे वैल्यू आ गई। फिर ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इस वीडियो को गो थ्रू हो जाइए, जो न्यूमेरिकल दिए हैं वो करके देख लीजिए, आपके 16 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ से आपके पास मैग्नेटिक सर्किट आता है। मैग्नेटिक सर्किट से अभी तक आपके पास कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो हमारे पास कुछ डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, परमेबिलिटी, रिलेबिलिटी, इसको आप पढ़ लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक कोर, रिलक्टेंस, परमिनेंस, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जरूर याद करके जाइए। दिस इज द इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो व्हाट आर द सिमिलरिटीज, यहाँ सिमिलरिटीज मेंशन की हुई हैं, ये आप पढ़ लीजिए। और ये आपके इलेक्ट्रिक सर्किट की सिमिलरिटीज हैं। इसी तरीके से आपके पास डिसिमिलरिटीज मेंशन की हुई है, आप इन डिसिमिलरिटीज को पढ़ सकते हैं। इसके बाद 2 नंबर में आपसे लीकेज फैक्टर और फ्रिंगिंग पूछा जा सकता है। तो लीकेज फैक्टर होता है द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स टू द यूजुअल फ्लक्स एज नोन एज लीकेज फैक्टर। एंड फ्रिंगिंग क्या होता है, द यूजुअल फ्लक्स पासिंग अक्रॉस द गैप टेंड टू ब्लज आउटवर्ड देयर बाय इंक्रीजिंग द इफेक्टिव एरिया ऑफ गैप एंड रिड्यूसिंग द फ्लक्स डेंसिटी इन द गैप, दिस इफेक्ट इज नोन एज द फ्रिंगिंग। तो ये जो आपका एयर गैप है, यहाँ आपकी मैग्नेटिक लाइन मूव कर जाती हैं और सेंटर में आपकी मैग्नेटिक लाइन नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ रिड्यूस फ्लड डेंसिटी हो जाती है और एरिया बढ़ जाता है। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रिंगिंग। जिसको इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने हैं, वो ये न्यूमेरिकल चेक कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। तो ये हमने बहुत फास्ट वे में यूनिट 3 में क्या क्या टॉपिक थे वो हमने डिस्कस किए। ठीक है। आपको पढ़ना है, आप तैयारी कीजिए। आपका 15 मार्च को इलेक्ट्रिकल का पेपर है। ठीक है। बाकी आपकी यूनिट 1 और यूनिट 4 और बचती है, उसके लिए भी हम इसी तरीके से क्विक रिवीजन का एक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है। तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।